नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 11वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी कृति मिश्रा, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट प्रदान करेंगी। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से बीजेडी सांसद सुजीत कुमार, राज्यसभा से कांग्रेस सांसद पी भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद। जी हां, संसद के आज के एजेंडे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। सदन में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पर होगी सदन के भीतर चर्चा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि लोकसभा में आज यानी कि बजट सत्र के दूसरे चरण के 11वें दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। लोकसभा में आज 2 विधेयकों पर चर्चा होगी। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक होंगे सदन में पेश। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य देंगे। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मंत्रालय की अनुदान मांगों के प्रतिवेदन संबंधी वक्तव्य सदन में पेश करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष 27 मार्च 2023 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के बारे में सभा से अनुमति लेंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधित प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उन 2 विधेयकों पर जो आज लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाने वाले हैं। सदन में आज प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 होगा विचार और पारित किए जाने के लिए पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी विधेयक को पेश। विधेयक को 5 अगस्त 2022 को सदन में पेश किया गया था। इसके बाद विधेयक को 17 अगस्त 2022 को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। यह विधेयक प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 में संशोधन का प्रयास भी करता है। इसके साथ ही लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विधेयक को सदन में पेश करेंगे। विधेयक जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, क्या कुछ खास रहने वाला है? हमने मोटे तौर पर जानकारी दे दी है, और कुछ क्या खास? प्रतिबिंब जो है उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और पिछले 10 दिनों में हमने देखा कि जो सदन की कार्रवाई है, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है इस बार। हाँ, जो दोनों के बजट से संबंधित जो चीज़ें थी, चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर बजट की बात हो चाहे एप्रोप्रिएशन बिल्स की बात हो, वो दोनों सदनों में पारित हो गए हैं। ये हुआ है क्योंकि बजट सेशन में यही होना चाहिए, पर उसके ऊपर जो विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो बजट दिया जाता है, उनकी जो अनुदान मांगे रहती हैं, उस पर जो दूसरे चरण की चर्चा होती है, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हो पाई है संसद में। तो उम्मीद है कि आज जो है कम से कम जो, क्योंकि ये आखिरी ये जो सेशन है वो अंत की तरफ है, तो उम्मीद है कि आज सेशन ज़रूर चले और सभी पक्ष और विपक्ष जो है चाहते हैं अपने सवालों को उठाना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहते हैं।
तो हालांकि अब तक 10 दिनों में हमने व्यवधान देखा है संसद के दोनों सदनों में। तो अगर आज की कार्यसूची की मैं बात करूं, लोकसभा में जो है वो पेपर ले से स्टार्ट होता है, तो 10 मंत्री आज पेपर ले करेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट है जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स को लेकर डॉक्टर ढाल सिंह बीसेन वो पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश होनी है। उसके बाद जो है स्पीकर जो हैं वो लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ हाउस, जो जिन सांसदों ने सदन से अनुमति मांगी है कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए, स्वास्थ्य के कारण या दूसरे कारण है छुट्टी मांगी है, उसकी अनुमति ली जाती है स्पीकर की तरफ से हाउस से, तो वो भी आज स्पीकर रखेंगे लोकसभा में। और उसके बाद जैसा आपने बताया 2 बिल लिस्टेड है, बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। पहला बिल है द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश हुआ था बिल 5 अगस्त 2022 को। 17 अगस्त को ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया था प्रतिबिंब, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी आ गई। ये रिपोर्ट आई, इसकी जो रिपोर्ट आई है वो आई दिसंबर 13 2022 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई है। ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट है प्रतिबिंब जी, ये मूलतः जो भारतीय बाजार है हमारा, उसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, क्योंकि अलग अलग कंपनियां शेयर मार्केट में लगा रही होती हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा वहाँ पे बनी रहे, वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक वे ना हो, तो इसके लिए ये जो है बिल लाया गया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि एक संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि जो विभिन्न कंपनियां हैं बाजार में जो स्टेक लगाती हैं उसमें, तो वो जब उनके बीच में वित्तीय लेन देन होता है तो उसकी जानकारी कई बार सरकार को नहीं रहती, तो वो प्रतिस्पर्धा बनी रही है, सरकार की उस पर नजर हो, तो एक वॉच डॉग के रूप में ये बिल है। और ये अमेंडमेंट है 2002 का, इससे रिलेटेड एक एक्ट है, उसमें ये अमेंडमेंट ये बिल पेश करता है। प्रावधान इसमें विशेष ये है कि 2000 करोड़ से ज्यादा अगर कंपनियों के बीच में डील होती है तो इसकी जानकारी उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको देनी जरूरी होगी। ये इस बिल में प्रावधान है। और उसके बाद में अगर इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अगर विवाद भी आते हैं तो पहले उसके जो तय विवादों को निपटारे के लिए 210 दिन दिए जाते थे, बिल में प्रावधान है कि वो 150 दिन कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिल है बाजार से संबंधित, ताकि बाजार में अलग अलग कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और एक ही कंपनी को या एक ही उनको फायदा ना हो, ये इससे संबंधित बिल है। तो महत्वपूर्ण बिल है भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से। दूसरा बिल जो है वो है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। ये जैव विविधता संबंधी बिल है, ये भी लोकसभा में पेश हो गया था दिसंबर 16 2022 को, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया दिसंबर 20 को, और इसकी रिपोर्ट भी आ गई 2022 में अगस्त 2 तारीख को अगस्त में 2022 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई। ये जो जैव विविधता संशोधन है, ये जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये पेश किया था ये बिल, और ये संबंध करता है जो भारतीय औषधि है, भारतीय औषधि से लेकर या जो जंगलों में जो औषधियां पाई जाती है उनके रेगुलराइजेशन से जुड़ा हुआ ये बिल है। और इसमें विशेष प्रावधान ये है कि एक तो भारतीय औषधि और उसकी प्रणाली को और जंगली औषधि पौधों की जो संरक्षण हो उसको लेकर ये बिल है, और दूसरा इसमें यह है कि इनको जो ये औषधि की जो खेती है उसको प्रोत्साहन मिले, उससे संबंधित ये बिल है। इसमें खास बात ये भी है कि जो औषधियों से लेकर जो रिसर्च है और जो पेटेंट एप्लीकेशंस आती हैं अलग अलग कंपनियों की तरफ से या व्यक्तियों की तरफ से, उनका रेगुलराइजेशन हो, उसके जो रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं वो उसका फायदा भी, उसका भी रेगुलराइजेशन हो, और उसके लिए उसकी ट्रैकिंग बड़ी जल्दी से हो पाए, अच्छे से उसकी ट्रैकिंग हो। दोनों विधेयक बहुत महत्व के हैं और आपने बहुत ही बारीक जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें पी भट्टाचार्य जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि दोनों विधेयक पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे, किन स्थितियों में कोई भी विधेयक या बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और विशेष तौर पर इन दोनों अगर विधेयकों की बात की जाए तो? जी भट्टाचार्य जी, आपसे पूछा। हाँ बोलिए। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास किन स्थितियों में जाता है कोई भी विधेयक? तो स्टैंडिंग कमेटी में तो any bill if submitted in the Lok Sabha or Rajya Sabha, any member may claim that this bill may go to the standing committee or the select committee. Suppose a bill, if you get it passed to the Lok Sabha and it comes to Rajya Sabha, the Rajya Sabha member also claim that this bill may go to the select committee. So it is the constitutional right of a honorable members
So they can claim this thing. I do not know what exactly will be done after that, because it depends on the Treasury branch what action they like to have. That will be useful. That will be the remarkable, because that decision would be ultimately accepted. So I feel that they will accept, may accept, may not accept. जी सुजीत जी, ये अगर विशेष तौर पर इस बिल की बात की जाए, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022, बहुत जो है विस्तार से हमारे सहयोगी ने बता दिया है, लेकिन एक सांसद के तौर पर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस विधेयक को आप? देखिए, ये बहुत ही अहम बिल है। ये 2002 में आया था, कंपटीशन बिल। तो ये MRTP एक्ट एक था हमारा, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसको रिप्लेस किया था कंपटीशन बिल 2022, और फिर एक्ट बना था। ये 2002 फिर एक्ट बना था। अभी 2022 में इसका अमेंडमेंट आया। जैसे आपके साथी ने बताया अभी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं। पहला जो है कि कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन अगर होता है देश में 2000 करोड़ से ज़्यादा, तो इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का परमिशन लेना ज़रूरी है, एक। दूसरा है कि इसमें आपका जो पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो क्वासी जुडिशियल पावर था, तो उसको थोड़ा सा अभी क्वासी जुडिशियल पावर है, लेकिन उसका जो डिस्पोजल ऑफ केसेस को जल्दी करने का इसमें प्रावधान है। और इसमें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से भी इसको लाया गया है। और तीसरा है जो डायरेक्टर जनरल हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका पावर को भी इसमें थोड़ा रेगुलेट किया गया है। तो बहुत ही अहम है। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, अभी हमारी अर्थनीति, अभी GDP ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हैं अभी। तो इसमें हम लोग को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत अपने जो कंपटीशन बिल्स हैं, इसको लाने की ज़रूरत थी। और बाज़ार में जो कार्टेलाइजेशन ना हो, मोनोपोली कार्टेलाइजेशन ना हो, इसके लिए भी ये बहुत ही अहम बिल है, और इसका अमेंडमेंट जो है ये बहुत ही ज़रूरी था। जी, एक और भी जानकारी हमारे सहयोगी ने उपलब्ध करवाई है KV प्रसाद जी। दूसरा एक विधेयक भी है, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022, और जैव के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में किस तरीके से जो है स्थिति को अनुकूल बनाया जाए, किस तरीके से शोध की जाए, रिसर्च किया जाए, और कैसे जो है इसको जो है आम जनजीवन से जोड़कर जो है इसका विस्तार किया जाए। ये एक जो है इस पूरे विधेयक की खासियत है। इसके अलावा और किन मायनों में ये विधेयक महत्वपूर्ण हो सकता है? प्रतिबिंब जी, ये जो बिल आया है, करीब इसको सेलेक्ट कमेटी, माफ कीजिएगा, जॉइंट कमेटी, संयुक्त कमेटी ने एग्जामिन किया है, और उसके कई सारे बिंदुओं पे उन्होंने विचार करके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है, और संशोधन उन्होंने सुझाव दिए हैं सरकार को कि इन बिलों में, मतलब सरकार को सदन के द्वारा, तो सरकार की तरफ से भी जो सूचीबद्ध है, उसमें लग रहा है कुछ अमेंडमेंट जो सरकार ने स्वीकारे हैं, वो शायद वो इस बिल में लेके आना चाहते हैं। और जैसे आपके साथी ने भी बोला और आपने भी बात कही है, जैव विविधता को लेकर पूरे विश्व में एक तरह से नई किस्म की सोच बढ़ी है। खासकर कोरोना के बाद जो ट्रेडिशनल जो हमारे मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी दबाव रहा है। लोग चाहते हैं कि इसको और व्यापक तरीके से इसमें हो, और कई जगह ये भी स्वर उठते आया है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो हमारे पौराणिक तरीके हैं, क्या उनमें शोध जो आज के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के यूज़ करके कोई हुआ है क्या, और उसमें अगर होता है तो जैसे सूचीबद्ध किया जाए, ताकि इसमें विश्व में एक तरह से ट्रैक हो कि हाँ, ये इस लैब में हुआ है और उसका ये परिणाम निकला है, जैसे कि और औषधियों के साथ होता है। तो शायद एक ये है, और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो जनजाति लोग हैं, और जो खेती, जो आसपास जंगल में रहते हैं, और वो जंगल से जो उसका जो अभी तक जो प्रावधान था, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, ताकि उनका जनजीवन भी आराम से चलते रहे और बाकी कार्य भी इसमें सुचारू रूप से चलते रहे। जी जी, आप जी जी we got information in so many places where big jungles are there, and the people, Janjati people, are staying there for century long. Now some people are trying to evict them, to throw out them from the area and to capture that area, because they are feeling that they will be getting the mines, or they, to use the mine, they like to throw out these जनजाति पीपल को। इसको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है।
इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही एक्शन प्लान तैयार करना आज बहुत बहुत जरूरी है। जी, लेकिन हमने देख रहे हैं सुजीत जी, कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास तो लगातार ये है कि जंगलों के मध्य जो जनजातीय हमारा समुदाय रहता है वो सीधे तौर पर औषधि की खेती से जुड़े, वहाँ पर विस्तार हो, और अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो या फिर कोई ज़रूरत है तो उन ज़रूरतों की पूर्ति कैसे की जाए, उसकी जो है कोशिश भी सरकार के द्वारा पिछले कुछ बरसों में की जा रही है। क्या बात सही नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ प्रतिबिंब जी। अब मिलेट का ही बात ले लीजिए जी। मिलेट पहले हमारे जनजातीय भाई, आदिवासी भाई बहनें खाती थी, तो अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस पर काफ़ी गौर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2015 में उड़ीसा में एक मिलेट मिशन शुरू किया गया था, जब मिलेट की बात कोई नहीं करते थे। हमारे जो वहाँ पे 62 ट्राइब्स हैं और 13 PVTGs हैं उड़ीसा में, वो लोग इसको कंज्यूम करते थे। तो उड़ीसा सरकार 2015 से मिलेट मिशन का इसको बढ़ावा देने के लिए, और जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो इसलिए जो जनजातियों के पास जो विद्या है, एक हीलिंग प्रैक्टिसेस पे भी आज हमारे देश में कम काम हुआ है। जनजातियों के पास इतना अच्छा हीलिंग प्रैक्टिसेस है, उनका इंडिजिनस नॉलेज है, तो इस पे भी मैं मानता हूँ कि काम होनी चाहिए। और अभी केंद्र सरकार इसमें प्रयास कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक स्पेशल कुछ स्कीम या कुछ लाया जाए जनजातियों का। जो पी भट्टाचार्य जी, क्या आप भी टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो मिलेट मिलेट पर जोर दिया जा रहा है विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं व्यंजनों से जुड़े जो है फेस्टिवल्स आयोजित किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उसको रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इससे जनजातीय समुदाय को लाभ होगा सीधे तौर पर? देखिए, बात ऐसा है, दो चीज है। आई लाइक टू एक्सप्लेन इट इन टू थिंग्स। वन इज दिस, वी शैल हैव टू थिंक very clearly how we can increase, uplift the per capita income. We are doing some sort of law or act or whatever it may be, giving some instruction also in the down level, in the district level, in the block level. But unfortunately, first thing is this, the direction not yet been implemented. The workers and the farmers of the tribal people, they are not getting the benefit out of that, because somehow some government machineries, they are not willing to implement all these directions. This is number one. Number two, to increase the tribal people, their standard of living. Now we are thinking that they may go for the cultivation. That's fine. They may go on for the cultivation. But the things are like this, cutting the trees. Do you want to make it a cultivable land? Or you will keep all this jungle properly and give them another land, vested land for cultivation? That is the very important thing to be discussed and to decision. लेकिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय पिछले दिनों लिया था कि जो बांस था वो उसको वृक्षों की श्रेणी में डाला गया था। उसको वृक्षों की श्रेणी में डालने से उसको काट नहीं सकते थे, उससे बनने वाले सामान पर रोक लग गई थी। तब सीधे तौर पर इसका लाभ तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को मिल रहा है, ये तो आप मानेंगे भट्टाचार्य जी? नहीं, तो होता है, लेकिन माई सबमिशन वुड बी वेरी क्लियरली whether the tribal people will be allowed on the field for cultivation or not. If you give them opportunity for cultivation, how we can do that? Without cutting the jungle? Then you have to give them some vested land. Then all the state government must find out how many cultivable land, vested land they have, and how they can distribute it to the ट्राइबल पीपल फॉर कल्टीवेशन। जी, मैं राज्यसभा के एजेंडे पर जा रहा था उससे पहले, लेकिन सुजीत जी आप भी कोई इस विषय पर टिप्पणी करना चाहेंगे जो पी भट्टाचार्य जी ने बात कही है? देखिए, जो हमारे जनजातीय भाई हैं उनसे अच्छा कोई नहीं जानता जंगल को कैसे उसका रक्षा किया जाए। और हम लोग अभी क्लाइमेट चेंज का बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का बात हम लोग कर रहे हैं, जंगल का रक्षा करना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, तो नेट जीरो 2070 टारगेट का बात कर रहे हैं।
लेकिन हमारे जो जनजातियाँ भाई हैं उनकी जीवन शैली तो क्लाइमेट से ही जुड़ा हुआ है, हज़ारों सालों से वो नेचर के साथ रह रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है हमको उनसे सीखना चाहिए, उनका क्या जीवन शैली है, उनका जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको सीख के मेरे को लग रहा है मैं ये बिल पे अभी मैं देखा नहीं हूँ जो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट जो ये बिल आया है, क्योंकि अभी ये राज्यसभा में आया नहीं है जी। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जनजातियों से सीखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत और है। एक स्पेशल इस पे मुहिम किया जाए कि जितने जनजातियाँ हैं देश भर में उनसे हम क्या सीख सकते हैं और इसका एक कंपेनियन बनाया जाए। जी जी, आपने राज्यसभा की बात कही तो बात कर लेते हैं राज्यसभा की। अब एक नज़र डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 होंगे सदन में पेश। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों के संबंध में वक्तव्य देंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मसाला बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया विमानन उद्योग को हुई निवल हानि के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शुद्धि संबंधी वक्तव्य देने वाले हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा की कार्यसूची में अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद विवेक ठाकुर शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होने वाले 2 विधेयकों पर। राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। विधेयकों को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा सदन में पेश करेंगे। 5वां संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, संवरा और बिंझिया समुदाय को शामिल करता है। वहीं संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करता है। सीधा रुख करते हैं कृति मिश्रा का, हमारी सहयोगी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। कृति, इसके अतिरिक्त और क्या कुछ खास रहने वाला है या फिर इसमें क्या कुछ एड ऑन होने वाला है? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आज आपने हाउस का जो एजेंडा है वो बताया, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ले होगी आज राज्यसभा में। देखिए सीएजी की रिपोर्ट ले करने की परंपरा रही है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 151 है उसके तहत। तो सीएजी की रिपोर्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस पे, इसके अलावा कंप्लायंस ऑडिट 2021 का जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसकी भी एक रिपोर्ट टेबल की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं ये जो सदन में आएंगी। इसके अलावा जैसा कि आपने गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में बताया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 3rd और 5th आज लिस्टेड हैं कंसिडरेशन और पैसेज के लिए। देखिए लगातार सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइबल डेवलपमेंट में। अगर इस साल के बजट की बात की जाए तो तकरीबन 12,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटित किया गया है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से तकरीबन 70% ज़्यादा है। तो इस पर सरकार का बहुत फोकस है और ये बिल क्योंकि पहले लोकसभा में पारित हो चुके हैं, हमने देखा कि किस तरह से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने सरकार की जो रणनीति है ट्राइबल डेवलपमेंट में के लिए उसका रोड मैप आगे रखा था लोकसभा में। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, उस पर सरकार का फोकस है इरेडिकेट करने के लिए। इसके अलावा कैसे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उस पर भी सरकार का बहुत फोकस है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर अगर आज सदन में गतिरोध नहीं रहा तो मंत्री अपना वक्तव्य दे सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण बिल हैं ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आज राज्यसभा में पारित हो सकते हैं अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। प्रतिबिंब जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृति मिश्रा हमें बता रही थी क्या कुछ आज सूचीबद्ध है राज्यसभा की। अगर बात करें तो पी भट्टाचार्य जी को निकलना है, लेकिन उनके जाने से पहले एक टिप्पणी, ये जो विधेयक हैं संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन कितना महत्व रखता है, क्योंकि जनजातियों का जिक्र हम अभी कर ही रहे थे। नहीं, बिल जो है वो बहुत बढ़िया बिल है, नो प्रॉब्लम ऑफ दैट।
But I think that I don't know whether House will run or not. That depends on so many things. If it runs, that will be all right. No problem for us. जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला और समय निकालकर बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच। हमारी चर्चा दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से लगातार जारी रहेगी और कुछ क्या खास रहने वाला है राज्यसभा और लोकसभा के एजेंडे में, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन टिप्पणी संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां और 3रा संशोधन, सुजीत जी, कितना महत्व का है ये विधेयक? देखिए, वैसे तो हर बिल महत्वपूर्ण होता है और ये दो छोटे बिल्स हैं। इसमें दो कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ के कुछ कम्युनिटीज़ हैं, एसटी आपने नाम जैसे बताया, धरवा, सरवा, बिंचा, किसान, और हिमाचल में जो हाथी एक कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी है, उनको ऐड करने की है इसमें। तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस पर एक चर्चा हो, एक उत्तम चर्चा हो, ताकि जो शेड्यूल ट्राइब्स की डेवलपमेंट के विषय पे इस बिल के बहाने हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं। अभी जैसे कृति जी ने भी बताया, 12,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें अभी आवंटन हुआ है बजट में, विच इज़ द हाइस्ट एवर फॉर एसटी, और मैं सरकार को इसके लिए सराहना भी करता हूँ। तो कई सारे बिंदु हैं एसटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट को लेके, तो इस पर चर्चा हो सकती है अगर सदन ठीक से चले। तो मैं तो उम्मीद हमेशा रखता हूँ सदन चलेगी। जी, लेकिन केवी प्रसाद जी, ये बार बार बात आई है कि ये जनजातीय समुदाय को शामिल करने के ये विधेयक अलग अलग राज्यों से संबंधित रहे और अलग अलग विधेयक ये पेश किए गए। अगर संवेद रूप से इनको पेश किया जाता तो थोड़ा सा आसानी रहती क्या? इसमें एक औपचारिकता ये भी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से ये सिफारिश की जाती है वक्त पे केंद्रीय सरकार से कि हमारे यहाँ इन जनजातीय समुदाय को शामिल किया जाए इस सूची में। तो इसमें एक प्रक्रिया है, तो पूरी प्रक्रिया के बाद अलग अलग राज्यों से जो आते हैं तो उसी हिसाब से ये आगे सिलसिलेवार चलते हैं। और यही वजह है कि आपको जैसे कि एक एकत्रित करके नहीं करते, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, क्योंकि हो सकता है किसी राज्य में किसी जनजाति को विशेष आप अधिकार दे रहे हैं, उसके छोटे मतलब किसी और राज्य में वो उस वर्ग में उतना ज़्यादा ना हो उस तादाद में, तो इसलिए उस तरह से भी देखते हैं। एक तो ये था। तो हाँ, लेकिन अगर चर्चा हो ज़रूर, जैसे सुजीत जी ने भी बात कही, सदन में बात रखेंगे लोग और जनजाति समुदाय के साथ विशेष जो भारत सरकार की नीतियां हैं, कि राज्यों की नीतियां हैं, और साथ ही साथ जो विकास की बात हम कर रहे हैं वह कैसे और अग्रसर हो इन लोगों के लिए, इस पे बहस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल अपना एक अलग ही महत्व रखता है। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से 8 सवाल पूछे जाने वाले हैं और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक खेती के संबंध में एक प्रश्न किया जाएगा। इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए नई योजना बनाए जाने के संबंध में ये प्रश्न होगा। साथ ही मंत्रालय से एक प्रश्न मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ा भी है, वो भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा जाना है। मंत्रालय से प्रश्नों के माध्यम से खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। खासतौर पर देश के ग्रामीण इलाकों में खेलों के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में पूछा जाएगा। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त भी काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 5 सवाल पूछे जाने वाले हैं। इन सवालों में से एक सवाल के माध्यम से कैंसर देखभाल केंद्र का ब्यौरा मंत्रालय से मांगा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से विशेष रूप से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों की कार्यक्षमता के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। इसके साथ ही आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से भी एक प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्न के माध्यम से हिमाचल राज्य के स्पीति जिले में सोलर पार्क की क्षमता से जुड़ा सवाल किया जाएगा। पवन शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, हमने कुछ प्रश्नों की जानकारी यहां उपलब्ध करवा दी है, और क्या प्रश्न आज अलग अलग मंत्रियों से पूछे जाने हैं लोकसभा के भीतर? प्रतिबिंब जी, प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और पिछले 10 दिनों में भी जो प्रश्नों की सूची थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। पर सच्चाई ये है कि सदन नहीं चल पाया, व्यवधान है। तो उम्मीदों पे हमारी भी उम्मीदें हैं, और जो सभी सांसद हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हों, सुजीत कुमार जी स्टूडियो में बैठे हैं हमारे, उनका आग्रह रहता है कि
प्रश्नकाल तो ज़रूर चले, शून्यकाल में जो है वो जो सांसद अपनी समस्याएं उठा पाए, ये आग्रह विपक्ष की तरफ से भी रहता है और जो सत्ता दल के भी सांसद हैं उनका भी रहता है कि प्रश्नकाल चले और वो समस्याओं को रख पाएं देश के सामने, सरकार के सामने। तो जहां तक आज के प्रश्नकाल की बात है, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 20 प्रश्न रहते हैं। उसमें आज सबसे ज़्यादा, जैसा आपने बताया कि जो प्रश्न हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, फार्मर वेलफेयर से 8 प्रश्न हैं, रूरल डेवलपमेंट से जुड़े 4 प्रश्न हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े 2 प्रश्न हैं, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े 2 प्रश्न हैं, पंचायती राज से और फिशरीज से जुड़ा और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से जुड़ा एक प्रश्न है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मैं कृषि की बात करूं, क्योंकि 8 प्रश्न लगे हुए हैं, तो एक सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो सरकार ने शुरू करी है उसको लेकर सवाल है और ये पूछा है। डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार हैं, धर्मपुरी के ये तमिलनाडु के सांसद हैं DMK के। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि सॉयल हेल्थ स्कीम का तमिलनाडु में विशेषकर उन्होंने पूछा कि उसका क्या स्थिति है, ये सवाल उन्होंने रखा है। इसके अलावा ये एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर वैल्यू डोमेन की बातें हैं, ये सुधाकर तुकाराम हैं, लातूर महाराष्ट्र से सांसद हैं, उनका ये सवाल है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गजेंद्र पटेल हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, उनका सवाल है। माइक्रो फार्मिंग को लेकर सवाल है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में सुविधाएं हैं, जो स्टूडेंट्स को सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ की फैकल्टी की जो सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड भी सवाल है। तो सारे कृषि के जुड़े महत्वपूर्ण सवाल है और सीधे लोगों से जुड़ते हैं ये सवाल प्रतिबिंब जी। इसके अलावा स्टार्टअप्स को लेकर, फूड प्रोसेसिंग में स्टार्टअप्स की स्थिति को लेकर सवाल है। ये के रघुराम कृष्ण राजू हैं, YSRCP के सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, उन्होंने ये सवाल पूछा है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कैसी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो लघु उद्योग है, अचार से जुड़े हुए बाकी चीज़ें जो जिसमें कि SHG महिला स्वयंसेवी समूह वो जुड़े होते हैं, उससे रिलेटेड ये सवाल है कि फूड प्रोसेसिंग में कैसी ग्रोथ हो रही है देश में, इसको लेकर उनका सवाल है। हमारे साथ कृति भी लगातार जुड़ी हुई हैं और राज्यसभा के भीतर भी प्रश्नकाल में सूचीबद्ध हैं बहुत महत्व के सवाल। उन सवालों के बारे में बारीक जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कृति से। कृति, आपने एजेंडे के बारे में तो जानकारी दे दी है, इसके अलावा प्रश्नकाल की यहाँ पर चर्चा चल रही है। प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण रहता है और कई बार ऐसा होता है कि अन्य विषयों जिन पर चर्चा करना चाहता है सत्ता पक्ष या विपक्ष, वो समाहित हो जाते हैं अलग अलग प्रश्नों में। तो आज कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अलग अलग विषय समाहित होने वाले हैं राज्यसभा के भीतर? कृति, प्रश्नकाल की क्या स्थिति है? कौन से महत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे आज? जी हाँ प्रतिबिंब, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो जो लिस्टेड मंत्रालय हैं सबसे पहले उनके बारे में बताते हैं। आयुष है, केमिकल फर्टिलाइजर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके अलावा पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, पावर, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे आज जो कि लिस्टेड हैं अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर केयर सेंटर्स इस देश में किस तरह से और आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें कैंसर इंसिडेंट्स अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज पर सरकार का कितना ध्यान है, और साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचते हैं उस पर सरकार रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा अगर मैं दो और महत्वपूर्ण सवालों की बात करूं तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा कि एनपीए का रेशियो कितना बढ़ रहा है, कितना एनपीए में कमी आई है, और साथ ही साथ एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए किस तरह से उन पर अंकुश लगा रही है सरकार। इन सभी मुद्दों पर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है तो। प्रतिबिंब जी कृति, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद पवन आपका भी। दोनों सहयोगियों ने प्रकाश डाला कि क्या कुछ आज राज्यसभा और लोकसभा के भीतर होने वाला है। धन्यवाद दोनों का। और बात कर लेते हैं अपने दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से। सुजीत जी, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये सहमति भी बनी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, कोई भी वजह जो है उसकी बाधा का कारण ना बने, क्योंकि इसलिए भी बात बार बार सामने आ जाती है कि
बहुत सारे विषय पर सदन के भीतर अलग अलग नियम के तहत चर्चा सांसद चाहते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकाल में वो सारे विषय आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं जिन पर चर्चा चाहते हैं। जैसा कि आज जैविक खेती को लेकर जैव विविधता संशोधन विधेयक की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उससे जुड़ा एक प्रश्न जो है आज लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल में एक माननीय सांसद के द्वारा पूछा जाना है। तो आप भी मानते हैं प्रश्नकाल इसलिए महत्व होता है, उसका महत्व होता है कि बहुत सारे विषय उसमें समाहित हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का आज का ही ले लीजिए, आज का ही आप स्टार्ट क्वेश्चन लिस्ट ले लीजिए, द रेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड द डाइवर्सिटी एंड द रिचनेस ऑफ द क्वेश्चंस, यही दिखाता है कि कितना अहम होता है प्रश्नकाल। और ये तो देखिए एक सहमति बनी थी, हर राजनीतिक दल मिलकर सहमति बनाए थे कि हम लोग प्रश्नकाल और शून्यकाल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन कौन मानता है? आप तो खुद ही देख रहे हैं, पूरा दूसरा बजट सत्र का दूसरा पार्ट पूरा वॉश आउट जैसा ही लग रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं है आज चलेगा सदन। और प्रश्नकाल के आज जो अहम कृति जी जो बता रही थी, अहम इतने सारे अहम आज सवाल आए हैं। एक और अहम सवाल है जो कफ सिरप को लेके, जो इंडिया का जो कुछ मैन्युफैक्चरर जो कफ सिरप बनाए हैं, जिससे कुछ विदेश के देशों में कुछ बच्चों की अभी डेथ भी हुई है। अभी डायरेक्ट कोरिलेशन है कि नहीं, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इस पर भी एक सवाल आया है। और एक सवाल आया है जैसे अपने देश में सिर्फ 14% रूरल इंडिया में सिर्फ 14% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप जानते हैं आजकल बीमारी बढ़ रही है, और बीमारी जब आती है एक मध्यवित्त या गरीब परिवार में, तो पूरा परिवार ही उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। तो इसको कैसे सरकार बढ़ाने के लिए, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है, बहुत अहम सवाल है। कैंसर का कीर्ति जी ने बात किया, कैंसर की इतना अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से एनपीए का अभी पिछले हफ्ते ही हमारी याचिका समिति एनपीए को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट की थी सदन में, ठीक है। अभी एंटी की जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपना जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है 2022 का, इस पर भी आज एक सवाल है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो एमएनसीज हैं हमारे, उनको कैसे रोक लगाया जाए। तो बहुत सारे अहम सवाल हैं, अगर सदन चली तो ठीक है। जी केवी प्रसाद जी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात यहाँ पर चली है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा कोविड काल के बाद पैदा हो गई है कि विस्तार क्या दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सूची होती है जिन में जो है हेल्थ कवरेज मिलता है इंश्योरेंस के तहत, उसका क्या विस्तार किया जाना चाहिए, ये बार बार सवाल सामने आता है। तो क्या ये प्रश्न इस सवाल को भी एड्रेस करेगा? एड्रेस करेगा ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक तो सवाल के जवाब में मंत्रालय की तरफ से क्या विशेष प्रावधान रखे गए, उसके ऊपर जब सामने चीज़ें आएंगी तो सदस्य जो है उस पर और सवाल, तीखे सवाल कई बारी करते हैं कि भाई, और उन चीज़ों में प्रकाश डालते हैं जो कई बारी छूट जाते हैं नज़र से आते आते। और जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य बीमा बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में वैसे भी, क्योंकि जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं देश में, सभी लोग तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है इतना प्रणाली में, और ख़र्चा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो दवाइयों का है और जो बाकी सारी तमाम सारी इन्वेस्टिगेशन जो जुड़ती हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है, खासकर उन समुदायों के लिए या उनके लिए जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, धन इतना नहीं होता खर्चने के लिए। तो ये वो ज़रूरी है। और कई सारे राज्यों में अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं जन आरोग्य को लेकर। भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, उस तरह से कई राज्यों ने भी रखा है जिसमें क्रिटिकल इलनेसेस यानी कि जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज के लिए प्रावधान रखा गया है। ये जो है स्कोप और ज़्यादा हो, व्यापक हो, लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि बहुत सालों से एक मिशन सुनते आए हैं कि हेल्थ फॉर ऑल, मतलब हर एक के लिए स्वास्थ्य हो, और अब इसमें शायद हमारी जो आयुष पद्धति भी जुड़ी गई है कई तारीख, तो व्यापक है बहुत, और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस एक अहम भूमिका निभाती है। जी, और सुजीत जी, कैंसर देखभाल केंद्र का ब्यौरा भी मांगा गया और ये भी जानने की कोशिश की गई है कि इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किस स्तर पर किया जा रहा है। और विशेष रूप से हम देख रहे हैं दूषित जल की वजह से आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार भी लगातार हो रहा है। तो ऐसे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों की क्या स्थिति है, कार्यक्षमता क्या है, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सिर्फ दूषित जल ही नहीं, दूषित खाद्य पदार्थ और जो एयर पोल्यूशन, ये सब के चलते कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं देश में।
तो कैंसर केयर सेंटर सिर्फ अर्बन सेंट्रिक नहीं रहा अभी जैसे आप देखते थे पहले सिर्फ अर्बन एरियाज में ज़्यादा केसेस आते थे, सिर्फ जो लोग थोड़ा सा अमीर माने जाते हैं उनके घरों में हम लोग सुनते थे कि कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं, तो ये अमीरों की बीमारी मानी जाती थी। लेकिन आज अभी ये एक एपिडेमिक बनते जा रहा है। आज हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग इतना रसायन यूज़ कर रहे हैं, इसके चलते हमारे वहाँ पे जिला है उड़ीसा में बरगढ़ अभी जो पहले बोलते थे पंजाब कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया है, अभी बरगढ़ हैज़ बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इतने वहाँ पे अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है हर जिले में होनी चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रतिबिंब जी, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के हमारे 30 जिले हैं, ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में, और हमारे 10 मेडिकल कॉलेज हैं, ऑल 10 मेडिकल कॉलेजेस में अभी कैंसर केयर सेंटर्स, पैलिएटिव जो केमोथेरेपी सेंटर्स अभी बन चुके हैं। तो मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि देश के सारे जिलों में कैंसर केयर सेंटर्स होनी चाहिए, कम से कम केमो की सुविधा होनी चाहिए जी। और इसको लेकर गाय बगाए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आपने जिसका जिक्र किया कि केमिकल का इस्तेमाल हम लोग खेती में कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारी सब्जियां, हमारा अनाज सब दूषित हो रहा है, और दूषित हो रहा है हमारा जल, और जल स्तर भी कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन का लगातार घटता जा रहा है। केवी प्रसाद जी, इसको लेकर प्रश्न तो कई बार जो है माननीय सांसद उठते हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल पिछले कुछ दिनों में की गई है, या फिर आपको लगता है कुछ और किया जाना भी बाकी है? जी, काफ़ी है काम करना, क्योंकि काम तो ऐसा है कि नई नई समस्या उजागर हो रही है। और जैसे आपने कहा कि एक, जैसे माननीय सांसद जी भी अभी बात कर रहे थे, जो कैंसर का है, रसायन का, उसके लिए सरकार ने कई दिनों से एक पहल उठाई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लेके जा रहे हैं, ताकि लोग जो है अपने जो पारंपरिक तरीके से वापस जाएं। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपनी समस्या है, तो उसका कैसे निदान हो, दोनों चीज़ देखने, क्योंकि उसमें पेरिशिंग क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो एक वो परेशानी है। तो समस्या, नई समस्या जो आती है सामने, और जैसे जलवायु को लेकर आपने जो बात की, भूमि जल जो लगातार नीचे जाता है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, उसको लेकर सरकार ने एक योजना बनाई कि भाई आप स्टेप वेल्स क्रिएट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, तमाम सारे चेक डैम्स बनाएं। तो ये सब प्रणाली चलती है, लेकिन ये अगर हम कहें कि ये सैचुरेशन की ओर बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी और काफ़ी कदम उठने हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ और है मेरे ख्याल से। जनता की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है, और जब ये जनता के बीच में विवेक अपना आएगा और उनकी समझ आएगी कि यह सीधा सीधा हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो उसमें जन भागीदारी से, चाहे जन संरक्षण हो, चाहे खेती बाड़ी में नए पद्धति के प्रणाली हो, और खान पान की व्यवस्था हो, इन सब में बदलाव, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, उसके और हम अग्रसर हों एज ए सोसाइटी। सुजी जी, जब जन भागीदारी की बात आती है और कृषि के परिप्रेक्ष्य में, फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल आता है, तो सीधे तौर पर सरोकार होता है किसानों से। किसानों को समझाना, क्योंकि विविधता भरा देश है, बहुत विशाल देश है, किसानों को समझाना कि भाई केमिकल युक्त खेती करना आप छोड़िए और जैविक खेती की तरफ जाइए, कितनी बड़ी चुनौती है? दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा प्रतिबिंब जी। एक तो देखिए, आप जो एमएसपी देते हैं, एमएसपी अगर आप जो जैविक खेती करेंगे, जो किसान भाई, आप बोलेंगे कि उनके लिए एमएसपी हाई रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ये देखिए, ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो किसान, उनको भी लगता है कि हमको 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे जैविक खेती। तो मुझे लगता है कि ये इसको एक मार्केट फोर्सेस के साथ जोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अभी, लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि इसको एक जन भागीदारी, जन आंदोलन में परिवर्तन करना चाहिए। जो लाइफ मिशन जो उन्होंने कहा COP26 में, ये अभी पूरी दुनिया इस लाइफ मिशन की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर लाइफ मिशन, उसमें इंडिविजुअल बिहेवियर का भी बात कहा था उन्होंने, उसको जन आंदोलन करने का बात कहा था, तो ये अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, ये हमारा जो अभी कैंसर और जो एयर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ कम होगा, और समय भी कह रहा है कि कम होता जा रहा है, और आपको सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केवी प्रसाद जी, आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल पर चर्चा हो ही रही है, तो लोकसभा में आज कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाने हैं। सांसद डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से तंबाकू फसल के विकल्प से
संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद पीवी मिथुन रेड्डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संतोष कुमार गंगवार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मत्स्य परीक्षण में फॉर्मेलिन रसायन के उपयोग के संबंध में सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से बागवानी मूल्य श्रृंखला के विस्तार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अशोक कुमार रावत ग्रामीण विकास मंत्रालय से PMGSY के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुमलता अंबरीश पंचायती राज मंत्रालय से स्वामित्व योजना के अंतर्गत कवरेज से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर वेंकट सत्यवती बिस्सेटी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में MIDH योजना से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद P वेलुस्वामी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से NICRA परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अर्जुन लाल मीणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सूक्ष्म सिंचाई के लिए योजना से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और संकाय के लिए सुविधाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद रघु रामकृष्ण राजू कानूमुरु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्टार्टअप से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सु थिरुवक्करास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कुमारी गोड्डेती माधवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर DNV सेंथली कुमार एस कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद रविंदर कुशवाहा भारी उद्योग मंत्रालय से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नौकरियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रिंस राज ग्रामीण विकास मंत्रालय से PMGSY के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा सड़कों के निर्माण में विलंब से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विनोद लखमशी चावड़ा ग्रामीण विकास मंत्रालय से गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद संजय यादव ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अगले चरण के अंतर्गत कार्य की शुरुआत से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विद्युत मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद तिरुचि शिवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य बीमा का अपर्याप्त कवरेज से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद बिनोय बिस्म रसायन और उर्वरक मंत्रालय से देश में निर्मित कफ सिरप में विषैले तत्व पाए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद नीरज शेखर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कैंसर देखभाल केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजीव शुक्ला रसायन और उर्वरक मंत्रालय से चिकित्सक के नुस्खे के बिना दवा बेचने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद संदीप कुमार पाठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से NHM और PMSSY के बजट में कटौती से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद P पार्थसारथी रेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से NMDPC के उद्देश्य और उपलब्धियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से गर्भवती माताओं और उनके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर मु तंबीदुरै वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के आरक्षण संबंधी नियमों का कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं।
सांसद जावेद अली खान वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संजीव अरोड़ा वित्त मंत्रालय से काले हुए सूद के आयात पर पाटन रोधी यानी एंटी डंपिंग शुल्क से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद जेबी माथेर हिशम पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद वाइको पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से चेन्नई और पुडुचेरी बंदरगाहों के बीच कंटेनर फीडर सेवा से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगियों द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से विदेशी कंपनियों द्वारा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सोलर पार्क से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।